हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट अल्कोहल फिनॉल एंड इथर्स। अभी तक हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कर चुके हैं। आज हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स और आज का जो टॉपिक है दैट विल बी बेस्ड ऑन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। जो रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक के अंदर उन पर बेस्ड होगा टॉपिक। और आज हम इनके अंदर बात करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल्स, इनके बारे में बात करें। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट अल्कोहल्स। अल्कोहल्स को लेकर के बात करें। जो अल्कोहल्स होती हैं दे शो थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दे शो three different type of chemical reactions. Three types of chemical reactions. जो अल्कोहल्स होते हैं ये तीन प्रकार के केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, द रिएक्शन which takes place due to the cleavage of bond between oxygen and hydrogen of alcohol, यानी कि R, O और H। वो रिएक्शन अल्कोहल के जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड के टूटने से होते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन उसमें से निकलेगा तो उसके कारण से कौन से केमिकल रिएक्शन होंगे या उससे अल्कोहल में कौन सी प्रॉपर्टीज आएंगी, कौन से गुण आएंगे, ये पढ़ेंगे। सेकेंड टाइप का जो केमिकल रिएक्शन होता है दैट इज ड्यू टू द क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि इसके अंदर OH ग्रुप विल बी एलिमिनेटेड, OH ग्रुप रिप्लेस होगा। तो वो रिएक्शन जिनमें OH हटेगा तो कौन से रिएक्शन होंगे। एंड द थर्ड टाइप ऑफ द रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच ऑल ऑफ द अल्कोहल मॉलिक्यूल टेक्स पार्ट। पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही उस रिएक्शन में कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो रीजनिंग बनती है यहाँ पर, क्वेश्चंस को समझने का तरीका बनता है, रिएक्शंस के समझ में आने का मेथड बनता है। पहले वाले से पता चलता है ये वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही रिप्लेस हो रहा होगा, सेकंड वो रिएक्शन जिसमें सिर्फ OH रिप्लेस हो रहा होगा, और थर्ड रिएक्शन वो है जिसमें ROH पूरा मॉलिक्यूल ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। सो दीज फॉर्म्स दे मे प्रूव टू बी लिटिल डिफिकल्ट आल्सो। बाकी ये इजी रहेंगे क्योंकि इनमें रीजनिंग बन जाती है, इनका आंसर बनता है। तो फर्स्ट जो रिएक्शन हम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप का जो रिएक्शन कर रहे हैं that is the reaction because of the cleavage of the bond between hydrogen and oxygen in alcohol। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड टूट रहा है, इस बॉन्ड के टूटने से क्या रिएक्शंस होने वाले हैं और कौन सा नेचर अल्कोहल में आने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो देखिए जो अल्कोहल्स होते हैं ROH, इनके अंदर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बीइंग अ वीक एलिमेंट is attached to oxygen, वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, and oxygen being an electronegative element it attracts the shared pair of electron towards itself। ये अपनी तरफ में इसके शेड पे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो पॉइंट आता है ये बॉन्ड क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो वो पॉइंट चलेगा। तो ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन से शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। It is known as alkoxide ion। L means कार्बन, ऑक्साइड में ऑक्सीजन, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन आ रहा है तो क्या बन गया, एल्कोक्साइड आयन बन गया। और क्या बन रहा है इसमें, प्रोटॉन इज डोनेटेड। प्रोटॉन क्या हो रहा है इनके अंदर, डोनेट हो रहे हैं या रिलीज हो रहे हैं। जो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, प्रोटॉन डोनर्स according to Bronsted are acids। जो ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये बताया गया है कि कौन से केमिकल कंपाउंड एसिड के रूप में बिहेव करेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड ने बताया कि वो केमिकल कंपाउंड जो आयोनाइजेशन होने पर, डिसोसिएशन होने पर हाइड्रोजन आयन को बनाते हैं, प्रोटॉन को बनाते हैं, which releases, which gives, which donates proton are known as acids or they are known as Bronsted acids। That means because alcohols are releasing H positive ion, proton release करें, that means protons will also behave like acid according to Bronsted।
Bronsted. That means we can say that alcohols क्या हुए? Alcohols are acidic in nature. तो कौन सा पॉइंट कर रहे हैं हम यहाँ पर? एसिडिक नेचर को लेकर के बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता, आर एल्कोहल्स एसिडिक इन नेचर? यस, एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. व्हाई एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर? बिकॉज एल्कोहल्स like other acids has the tendency to release H ion, and according to Bronsted, because of release of hydrogen ion by alcohols like acids, therefore alcohols are also acidic in nature. तो हमें पता चला ये अल्कोहल के एसिडिक नेचर के होने का पता चला, अल्कोहल्स के नेचर का पता चला, अल्कोहल एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं. We come to know these things. Now we will talk about relative acidic nature or behavior of various types of alcohols. alcohols जो अलग अलग टाइप है उनके एसिडिक बिहेवियर के बारे में करेंगे. तो रिलेटिव एसिडिक बिहेवियर किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स. तो सबसे पहले हम ये समझते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स आर देयर. एल्कोहल कितने टाइप के हैं? टाइप्स ऑफ एल्कोहल. जब हमें एल्कोहल के टाइप का पता चल जाएगा तो हम उनके कंपैरिजन एसिडिक कैरेक्टर को भी कंपेयर कर पाएंगे. तो एल्कोहल्स आर ऑफ 3 टाइप्स. एल्कोहल के टाइप्स हैं तो एल्कोहल आर ऑफ 3 टाइप. ऊपर जो हमने किया था वो क्या? 3 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल. और अब जो हम कर रहे हैं वो क्या है? टाइप्स ऑफ एल्कोहल. कौन सा टाइप है? ये देखो, ये कार्बन हो गया, इसके ऊपर ये फंक्शन ग्रुप लग रहा है OH. अब इस कार्बन की 3 वैलेंसीज बच गई. इन 3 वैलेंसीज के ऊपर जितनी कार्बन चेन जुड़ेगी ये एल्कोहल उसी टाइप का बन जाएगा. सपोज यहाँ पर इसके पास कोई भी हाइड्रोजन कोई भी कार्बन चेन नहीं है तो ये बन गया CH3OH. इसको हम बोलते हैं मिथाइल एल्कोहल. मिथाइल एल्कोहल ये प्राइमरी कैटेगरी में आता है. बस फर्क इसमें सिर्फ एक ही कार्बन और वो कार्बन चेन नहीं है. इट इज आल्सो कॉमनली नोन एज कार्बिनोल. एक कार्बन के एल्कोहल को हम कार्बिनोल के नाम से बोलते हैं इन कॉमन सिस्टम. अब देखो, ये जो कार्बन है, अगर इस कार्बन के अंदर एक जगह पर कोई कार्बन चेन आ जाती है, बाकी जगहों के ऊपर हाइड्रोजन हो, दिस विल बी नोन एज प्राइमरी एल्कोहल. क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लग रहा है उस पर कार्बन की ही चेन है, ये बन गया प्राइमरी एल्कोहल. तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? 2 कार्बन चेन्स विल बी फाउंड एट द कार्बन अटैच्ड टू OH ग्रुप लाइक दैट. ये हो गया. और टर्शियरी एल्कोहल कौन से हो जाएंगे? टर्शियरी एल्कोहल विल बी आर इस कार्बन के साथ जिस पर OH लगा हुआ है उसकी तीनों वैलेंसीज पर 3 कार्बन चेन आ जाएगी. तो ये क्या बन जाएगा? टर्शियरी एल्कोहल. दे आर नोन एज टर्शियरी एल्कोहल. जो टर्शियरी टाइप के जो एल्कोहल हमने बनाए हैं यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, मिथाइल एल्कोहल, ये जो हमने बनाए, अब हम इनकी रिलेटिव एसिडिक कैरेक्टर्स के बारे में बात करें. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो एसिडिक कैरेक्टर वो किस पॉइंट पर बेस है. वो देखो ROH. ये जो एसिडिक कैरेक्टर है इट इज बेस्ड ऑन द नेचर की किस पॉइंट पर बेस्ड है. एसिडिक कैरेक्टर जो है H आयन का जो रिलीज होना हो रहा है वो किस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है द ईज बाय विच और द टेंडेंसी बाय विच ऑक्सीजन एब्सट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन. यानी कि ऑक्सीजन जितनी तेजी से इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक एल्कोहल होगा. अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को धीरे धीरे खींचेगा तो हाइड्रोजन का रिलीज होना भी धीरे हो जाएगा और हाइड्रोजन धीरे होगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी कम हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट यानी कि मिथाइल एल्कोहल से शुरू करते हैं. देखते हैं ये हो गया. सेकंड था प्राइमरी टाइप का, ये है. अब हम थर्ड भी कर लेते हैं इसके अंदर. ये हो गया मिथाइल एल्कोहल, शॉर्ट में हमने MUH लिखा. ये हो गया प्राइमरी एल्कोहल और ये है इसमें सेकेंडरी एल्कोहल. एंड दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड यानी कि टर्शियरी एल्कोहल.
ये हो गया। अब देखिए द कॉमन पॉइंट इन ऑल देम, सारों में क्या कॉमन पॉइंट है कि सभी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन से अट्रैक्ट कर रहा है इन ऑल टाइम, सभी के अंदर। अगर सभी में एक ही काम हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ शुड बी सेम, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, बट द स्ट्रेंथ इज लाइक दैट मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल and primary alcohol is more acidic than secondary and secondary alcohol is more acidic than tertiary alcohol। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट हम यहाँ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने का जो पॉइंट है वो सब में कॉमन होने के बाद में भी कुछ ऐसे पॉइंट है इसके अंदर जो एसिडिक नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं या एसिडिक नेचर को चेंज करते हैं। वो क्या पॉइंट है वो देखिए, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर सभी के अंदर राइट साइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन लेफ्ट साइड में देखिए तो जिस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है उस कार्बन की वैलेंसीज तीनों के अंदर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ी हुई है। मिथाइल अल्कोहल के अंदर ये जो कार्बन है ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ जो कार्बन है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अब हमें इसके नेचर का भी देखना है। कार्बन चेन में क्या नेचर होता है, कार्बन चेन है प्लस आई इफेक्ट, कार्बन चेन में प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई का मतलब हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने का कैरेक्टर। तो जो कार्बन है यहाँ पर वो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने का कैरेक्टर रखती है। तो देखो अब यहाँ पर पॉइंट क्या था कि ऑक्सीजन जितनी तेजी से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन पीछे की तरफ यानी कि एक साइड में कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, और कार्बन चेन में कैरेक्टर कैसा है, प्लस आई इफेक्ट का। यहाँ इस ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ रहे हैं, वहीं जो कार्बन चेन है वो बिना खींचे ही अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रही है बिकॉज ऑफ दिस प्लस आई इफेक्ट। तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है विल बी पार्शियली फिल्ड बाय कार्बन चेन। इलेक्ट्रॉनों की जो कमी इसके पास बनी है वो ये कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करके पूरा करने की कोशिश करेगा। यहाँ तो क्या है, सिर्फ एक ही कार्बन है, जबकि प्राइमरी के अंदर जब हम चले जाएंगे तो प्राइमरी के अंदर तो कार्बन की पूरी चेन है, यानी कि एक कार्बन के अलावा इसमें और भी कार्बन, और जब कार्बन ज्यादा हो जाएंगे तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड, और ज्यादा हो गया किसके अंदर, प्राइमरी के अंदर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कार्बन के पास में, और ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को जब इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी पीछे वाली चेन प्लस आई इफेक्ट से कम को पूरा कर रही है। तो ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की जो पावर थी वो कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को कुछ हद तक पीछे प्लस आई इफेक्ट ने पूरा कर दिया। वहीं अगर हम सेकेंडरी के अंदर जाएं तो सेकेंडरी के अंदर क्या है, देयर आर 2 कार्बन चेन्स, यानी कि देयर आर 2 प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, देयर आर 2 प्लस आई इफेक्ट, यानी कि 2 जगह से कार्बन इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। तो 2 जगह का मतलब ये हो गया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको ऑक्सीजन को मिलेंगे। तो ऑक्सीजन के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो प्यास थी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी जो टेंडेंसी थी वो अब और कम होगी। तो इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन से खींचना सेकेंडरी अल्कोहल में ऑक्सीजन के लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो टर्शरी अल्कोहल में क्या हो जाएगा कि टर्शरी अल्कोहल है 3 प्लस आई इफेक्ट, इसके अंदर तो 3 प्लस आई इफेक्ट होगा, यानी कि अब तीनों जगहों से इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एंड दे आर इन टर्न कैरीड टू द ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन के पास जैसे इस ऑक्सीजन के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे तो द टेंडेंसी बाय व्हिच इट वाज अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। अब इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट नहीं होंगे तो हाइड्रोजन आयन भी रिलीज नहीं होगा, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर द सीक्वेंस ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इज फाउंड टू बी क्या हुआ, मिथाइल अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन secondary alcohol, and secondary alcohol in turn is more acidic than tertiary alcohol। तो ये तो बात हुई कंपैरिजन ऑफ एसिडिक कैरेक्टर इन टाइप्स ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल के टाइप किए,
अल्कोहल के टाइप के बाद उनके अंदर हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन भी किया। तो दैट वाज द कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन किसमें था, अल्कोहल देमसेल्व्स, जो अल्कोहल है उन्हीं के बीच में था, अल्कोहलों के बीच में। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल विद वाटर। सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, फर्स्ट हो गया अल्कोहल के आपस में, और अब है कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर का। तो अल्कोहल का फॉर्मूला क्या था, इट वाज ROH। अब आप वाटर के अंदर आ जाओ, तो वाटर का फॉर्मूला क्या, HOH, यानी कि राइट हैंड साइड में जो OH वाला पार्ट है इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, दोनों में ही कॉमन पॉइंट। अब देखो जो पीछे लेफ्ट पोर्शन है इसमें फर्क है दोनों के अंदर। अल्कोहल के अंदर पीछे की तरफ देयर इज कार्बन चेन, वहीं वाटर के अंदर पीछे की तरफ सिर्फ हाइड्रोजन एटम। कार्बन चेन अभी हम डिस्कस किया हैज प्लस साइन, कार्बन चाहे एक हो या एक से ज्यादा हो, उनके पास क्या टेंडेंसी होगी, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करने, प्लस साइन का इफेक्ट होगा। वहीं जो ये हाइड्रोजन है इट हैज नो सच इफेक्ट, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं ना ही इलेक्ट्रॉनों को से अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अल्कोहल के अंदर बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट के कारण से पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन के द्वारा जो टेंडेंसी थी हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करने की वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। जबकि वाटर के अंदर इस ऑक्सीजन के पास बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन से बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ हाइड्रोजन में तेजी के साथ में रिलीज होगा, तो स्पीडली रिलीज हो रहे हैं, टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की रिलीज होने की, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, विल बी मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। सो अल्कोहल्स विल बी लेस एसिडिक देन द वाटर। अब हम बात करते हैं pKa और pKb वैल्यूज को लेकर। pKa, pKb या Ka ये पॉइंट है जो कई बार कंफ्यूजन का काम करते हैं, तो पहले इन पर डिस्कस करते हैं। सपोज ये अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हमने वाटर में डिसॉल्व किया और वाटर में जब डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल आयोडाइजेस, इट रिलीजेस HI, और जो HI रिलीज होंगे उनको कौन गेन कर लेगा, ऑक्सीजन के जो लोन पेयर वो गेन कर लेंगे वाटर के अंदर, ये बन जाएगा RO नेगेटिव प्लस ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, या इसे आप H पॉजिटिव भी कह सकते हो। H3O पॉजिटिव हो या H पॉजिटिव किसको दिखा रहा है, एसिडिक नेचर को दिखा रहा है। अब मान लो इनके बीच में इक्विलिब्रियम बन जाए, तो इक्विलिब्रियम अगर बन गया तो उसके लिए फिर हम क्या निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय K। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एसिड्स का निकालें, इसलिए हमने लगा दिया K, तो Ka रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड्स। और ये आप कैसे निकालोगे, मेथड क्या होता है, जो प्रोडक्ट है उनकी कंसंट्रेशन की मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट क्या है हमारे पास में RO नेगेटिव इनटू ऐसे कर दो या डायरेक्ट ऐसे कर दो इनके अंदर, तो क्या हो जाएगा H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन को दिखाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, तो स्क्वायर ब्रैकेट कंसंट्रेशन दिखाने के लिए, और दूसरा कौन है इनके अंदर, वाटर। अब देखो जो प्योर वाटर होता है उसकी कंसंट्रेशन इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी, तो यानी कि Ka इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि RO नेगेटिव ऊपर की तरफ बच गया H3O पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ROH, और दूसरा कंपोनेंट्स का नेगलेक्ट हो गया। अब सपोज मान लिया जाए कि ROH है, इसकी वैल्यू को हम मान लो 6 ले लेते हैं, इक्विलिब्रियम जब बनेगा तो क्या होगा, 3 इसके मॉलिक्यूल बचेंगे, 3 इसके बनेंगे इसमें और 3 इसके बनेंगे, इक्विलिब्रियम 6 मॉलिक्यूल है, तो इक्विलिब्रियम बनेगा तो 6 में से 3 टूट जाएंगे और 3 बचेंगे, तो 3 इसके मॉलिक्यूल बच रहे हैं और 3 इसके बनेंगे, 3 इसके आयनाइजेशन होने पर। तो अगर हम इन वैल्यूज को ऊपर की तरफ में लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से 3 पार्ट कट जाएगा, तो ऊपर की तरफ में क्या बचेगा, एक 3 आंसर बचेगा, और वो किसका आंसर है, हाइड्रोजन आयन।
इसकी वैल्यू तो क्या होगी सेम, तो ये तो क्या कर देंगे एक दूसरे को कट कर देंगे, तो किसकी वैल्यू बचेगी हाइड्रोजन आयन की, और हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ही क्या बना रही है एसिडिक कैरेक्टर को बना रही है। तो इसका मतलब है कि Ka की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है एक्चुअल में कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन इंडिकेट्स द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि Ka की वैल्यू अगर मान लो एग्जांपल में Ka की वैल्यू 3 है और Ka की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या है Ka की वैल्यू जहाँ 3 है इसका मतलब वहां पर 3 हाइड्रोजन आयन है, और जहाँ Ka की वैल्यू 4 है इसका मतलब वहां 4 हाइड्रोजन आयन। तो जहाँ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे वहां ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जहाँ हाइड्रोजन कम बनेंगे वहां एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो जिस एसिड की Ka वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा एसिडिक है, और जिस एसिड की Ka वैल्यू कम है वो कम एसिडिक है। क्लियर है पॉइंट? तो पॉइंट जो इसमें काम आ रहा है अबाउट द वैल्यू इज दैट ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, greater the value of Ka equilibrium constant for acids की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी more will be the acidic nature, या एसिडिक स्ट्रेंथ उसमें उतनी ही ज्यादा है, और Ka की वैल्यू कम होगी तो क्या हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ भी उसकी कम होगी। इसके अलावा ये तो पॉइंट हुआ Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लेकर, लेकिन एक पॉइंट और आता है व्हिच इज नोन एज pKa। जो pKa होता है इट इज एंटी लॉग वैल्यू ऑफ Ka। तो ये हो गया pKa। pKa जो होता है वो होता है एंटी लॉग वैल्यू ऑफ Ka, एंटी लॉग वैल्यू ऑफ Ka। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि pKa जो वैल्यू होगी वो एंटी लॉग हो जाएगी, मतलब उल्टा आंसर हो जाएगा Ka का, और उल्टा होने का मतलब ये होगा कि जिसकी वैल्यू ज्यादा थी वो कम, Ka की वैल्यू है जिसकी ज्यादा थी उसका pKa कम आएगा, और जिसकी वैल्यू कम थी उसका pKa ज्यादा आएगा। तो pKa वैल्यू मान लिया जाए दो एसिड्स हैं pKa1 है और pKa2, जो दो एसिड्स हैं उनमें एक एसिड की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻16 और एक वैल्यू है 1 × 10⁻⁻18। सो दीज आर टू एसिड्स, ये दो एसिड हैं, ये एसिड 1 है और ये एसिड 2 है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आउट ऑफ दीज टू व्हिच वन इज मोर एसिडिक। तो pKa में जब बात आपको बताई थी इसमें उल्टा पॉइंट हो जाता है, ग्रेटर द वैल्यू वैल्यू कितनी ज्यादा होगी लेसर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, क्योंकि pKa में क्या था कि Ka वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है उसका pK आंसर कम हो जाता है। तो pK जिसका कम है वो देखिए अब किसकी वैल्यू कम है pK में, ये वैल्यू कम है क्योंकि 10⁻⁻18 माइनस में है तो ये ज्यादा वैल्यू कम मानी जाती है। तो क्या हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी विल बी मोर एसिडिक, ये मोर एसिडिक को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि pK वैल्यू जिसकी कम है, दोनों में जिसकी कम है वो कौन हो गया सेकंड एसिड, जिसकी pK वैल्यू क्या है कम, और ऊपर वाले की pK वैल्यू क्या है ज्यादा है। तो pK में उल्टा, जिसकी वैल्यू कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो कम एसिडिक नेचर का। सो दैट वाज द पॉइंट ऑफ Ka एंड pK। ये बहुत कंफ्यूज करता है, खासकर जब इनके न्यूमेरिकल इनके क्वेश्चंस आ जाएं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाएं pKb वैल्यूज को लेकर के, या Ka या Kb के वैल्यूज को लेकर। तो Kb या Ka जो हम यूज कर रहे हैं सब कुछ वही बात है, बट इट इज यूज्ड फॉर बेस। इसमें वही बात है, ज्यादा वैल्यू ज्यादा एसिडिक, कम वैल्यू कम एसिडिक। बेस आ गया तो ज्यादा वैल्यू ज्यादा बेसिक, कम हो गया तो कम बेसिक। और pKb हो गया तो इसमें कम वैल्यू ज्यादा बेसिक, ज्यादा वैल्यू कम बेसिक। तो अभी जो हमने बात करी यहाँ पर दैट वाज अबाउट कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल अमंग देमसेल्व्स, और दूसरा था अल्कोहल एंड वाटर। द Ka वैल्यू फॉर वाटर इज, वाटर की Ka जो वैल्यू होती है इट इज 1 × 10⁻⁻40, ये इसकी Ka वैल्यू है। और जो Ka वैल्यू है ये तो बात हो रही है किसको लेके वाटर पर, और जो फॉर एल्कोहल्स है, for alcohols the Ka value is equal to 1 × 10⁻⁻16 to 10⁻⁻18। तो इनकी pKa वैल्यूज अगर हमें निकालनी हो, pKa वैल्यूज
पी के ए वैल्यू दोनों की अगर हमें निकालनी हो तो जो पावर है के ए के अंदर वो डायरेक्ट इसकी वैल्यू बन जाएगी, माइनस साइन हटा दो तो इसकी वैल्यू 14 होगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 to 18। तो आप देखिए अब पहले हम के वैल्यूज को लेकर के चलते हैं, तो इसमें इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो के ए वैल्यू किसकी ज्यादा है, ऊपर वाले की, और नीचे वाले की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या, ये ज्यादा एसिडिक हो, यानी कि वाटर इज मोर एसिडिक, दिस इज अपॉन के ए के ऊपर। अब पी के में लो तो पी के में देखो ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो इसमें क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। तो पी के में जो कम वैल्यू है वो ज्यादा एसिडिक होगा, हेंस वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। ये पॉइंट आप पीके और के वैल्यूज को लेकर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल्स। कंपैरिजन बिटवीन, किस चीज का कंपैरिजन चल रहा है, एसिडिक नेचर का चल रहा है। कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल्स। फिनोल्स के बारे में हम सारी बातें कर चुके हैं, सॉरी अल्कोहल्स के बारे में सारे पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम फिनोल्स को ले लेते हैं, फिर इनके कंपैरिजन को करेंगे। तो फिनोल्स जो होते हैं दे आर ऑफ दिस नेचर, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, और वहीं जो अल्कोहल होते हैं दे आर विद दिस स्ट्रक्चर। फिनोल्स आर फाउंड टू बी मोर एसिडिक, ये ज्यादा एसिडिक होते हैं, मोर एसिडिक इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। अल्कोहल्स क्या हैं, आर लेस एसिडिक। अब हम रीजन पर आ जाते हैं, व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है, रीजन फॉर मोर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल्स, सॉरी फिनोल्स। तो देखो फिनोल्स, सबसे पहले हम बेसिक पॉइंट की बात करते हैं, ये हो गया। अब देखिए इसके अंदर ऑक्सीजन हैज लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा अभी इसके अंदर देखो, जो बेंजीन है, बेंजीन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, या इट इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। जो बेंजीन है इसके अंदर वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो बेंजीन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जो भी एटम इसके साथ जुड़ रहा है उसके लोन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इट विल अट्रैक्ट द लोन पेयर्स टू अटेंशन, ये अंदर की तरफ करेगा। जब ये इसके लोन पेयर्स को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, बेंजीन खींच लेगा, तो दिस ऑक्सीजन विल डेवलप पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों को तो बेंजीन अट्रैक्ट कर लेगा। तो अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों की जो कमी बेंजीन के द्वारा खींचने से हुई है, अपनी इस कमी को पूरा करने के लिए ये ऑक्सीजन इसके साथ लगे हुए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, तेजी के साथ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इनके इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म O नेगेटिव, बेंजीन ऑक्सीजन नेगेटिव एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये पॉइंट हो गए। तो वही बात अगर हम अल्कोहल्स की बात करें, R-OH, तो अल्कोहल्स में क्या होता है, अल्कोहल्स के अंदर कार्बन चेन है वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देती है, जिससे ऑक्सीजन के द्वारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने का गुण कम हो जाता है। जबकि बेंजीन में इसका उल्टा हो रहा है, बेंजीन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ऑक्सीजन के पास कम होने से ऑक्सीजन अब तेजी से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसलिए वहां तेजी के साथ में हाइड्रोजन रिलीज होता है। Now therefore we can say that phenols are more acidic in comparison to alcohols. This was one of the point. ये एक पॉइंट हुआ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए। There are certain other points also. और भी पॉइंट है which explains that phenols, why phenols are more acidic. तो ये देखिए आप, ये है alcohol. After the release of hydrogen from alcohol, alkoxide ion is formed. एल्कोक्साइड आयन बनेगा और प्लस ये H आयन बनेगा। एल्कोक्साइड आयन जो है ना, डू नॉट अंडरगो रेजोनेंस, स्टेबलाइजेशन। अब
इसके अंदर क्योंकि डबल बॉन्ड सिस्टम तो है नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। तो रिएक्शन के बाद में जो एल्कोक्साइड बन रहा है इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, यानी कि रिएक्शन के बाद जो एल्कोक्साइड आयन बना है वो अनस्टेबल है। तो हमारे रिएक्शन जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो होते हैं जिसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं वो रिएक्टेंट से ज्यादा स्टेबल है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कोक्साइड आयन जो है आफ्टर द रिएक्शन जो एल्कोक्साइड आयन बना है इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं है। वहीं अगर हम फिनोल्स के अंदर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट फिनोल्स, तो फिनोल्स में क्या होगा, ये देखिए ये फिनोक्साइड आयन बन गया, हाइड्रोजन आयन इसमें रिलीज हो गया, ये हाइड्रोजन, ये क्या बन गया, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ये रेजोनेंस का काम करता है। देखिए कैसे करोगे आप, ये स्ट्रक्चर नंबर 1 स्टार्टिंग फ्रॉम दिस यू हैव टू ट्रांसफर दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द बेंजीन। कैसे करोगे, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बेंजीन के फर्स्ट कार्बन को देंगे, बेंजीन के फर्स्ट कार्बन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेंजीन के सेकंड कार्बन के ले जाएंगे। तो रेजोनेंस में क्या होगा, 1 2 3 तीन एटम्स एट ए टाइम काम करते हैं इसके अंदर। तो बाहर से शुरू करना होता है, बाहर के लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को आपने फर्स्ट कार्बन पर लाना, मतलब जो जिससे ये ऑक्सीजन जुड़ा हो उस कार्बन पर लाना और उसके इलेक्ट्रॉन को आगे वाले कार्बन पे ट्रांसफर करना। तो तीन एटम, 1 क्या है 2 के पास और 2 के आगे 3 के पास इलेक्ट्रॉन। तो ये रेजोनेंस कैसे बनेगा, अब विल शो दिस रेजोनेंस। देखिए यहाँ देखो ऑक्सीजन और कार्बन में एक बॉन्ड तो बना हुआ है, अब इसने अपने एक लोन पेयर और डोनेट किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक और बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हो गया। ये नेगेटिव चार्ज किसके कारण, जो इलेक्ट्रॉन ये लेकर के आ रहा है, पॉजिटिव किसके कारण आ रहा है इसके अंदर, जो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अब ये लोन पेयर क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ आ जाएंगे। लोन पेयर्स को आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी के स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस नहीं कर रहे। अब आगे की तरफ में ये जो इलेक्ट्रॉन जहाँ रुके यहाँ से चल करके आएंगे, मतलब जो कार्बन थर्ड था वो कार्बन 1 का काम करेगा, उसके आगे सेकंड हो जाएगा, उसके आगे वो थर्ड हो जाएगा। तो 1 के इलेक्ट्रॉन सेकंड के पास आएंगे, सेकंड वाले थर्ड के पास ट्रांसफर करेंगे। तो ऐसा होगा तो द स्ट्रक्चर विल बिकम, अब ये इलेक्ट्रॉन जहाँ आ रहे हैं एक बॉन्ड वहाँ पहले से बना हुआ, ये जब आएंगे तो वहाँ एक बॉन्ड और बनेगा और डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट करेंगे वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो जहाँ वो शिफ्ट करे वहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी जो पोजिशंस हैं मेक देम एज सच, ये हो गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ये आ जाएंगे, ये थर्ड था ना, ये 1 का काम करेगा, फिर ये सेकंड वाले थर्ड के पास है। तो अब ये रिप्रेजेंट दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर सेकंड, ये स्ट्रक्चर नंबर 3। अब हम स्ट्रक्चर नंबर 4 बना रहे हैं। क्या होगा उसके अंदर, ये बॉन्ड वैसे के वैसे है। अब यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था इस जगह पर वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड आगे की तरफ में आ रहा है पैरा पोजीशन के ऊपर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा इसका नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऊपर अभी वैसे ही है, नो चेंज। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट वाले वापस आ जाएंगे अपने फर्स्ट पोजीशन जहाँ थे वहीं पर ही आ जाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है और अब इस जगह डबल बॉन्ड आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वापस सिंगल बॉन्ड और ये लोन पेयर वापस आ गए, नेगेटिव चार्ज जो फिनोक्साइड आयन का था वो नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ अब इसके अंदर, जो फिनोक्साइड आयन जो है ना ये लास्ट में रीजनरेट हो रहा है। शुरुआत हो रही है हमारी फिनोक्साइड आयन से, ये फिनोक्साइड आयन का लास्ट में ये 5th नंबर के स्ट्रक्चर में दोबारा से रीजनरेट हो रहा है, ये हो गया। और ये है 4th, जो 5th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है, जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दोनों फर्क है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स। वो डबल बॉन्ड्स की पोजीशन उल्टी हो गई, जहाँ सिंगल थे वहाँ डबल हो गया, डबल थे वहाँ सिंगल हो गया। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करें इसमें, रोटेशन करें, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा रोटेट करेंगे दे विल रिलीज स्टेबलाइजिंग एनर्जी, वो स्टेबलाइजिंग एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस एनर्जी के रिलीज होने के कारण से फिनोक्साइड आयन की एनर्जी बहुत कम हो जाती है और एनर्जी की कम होते ही फिनोक्साइड आयन बिकम्स मोर स्टेबल। हेंस फिनोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, stabilized by resonance in comparison to alkoxide ion, therefore phenols are more acidic। ये रिएक्शन के बाद अनस्टेबल, ये रिएक्शन के बाद स्टेबल, इसलिए ये क्या है ज्यादा एसिडिक और ये क्या हो गए कम एसिडिक। नेक्स्ट पॉइंट का भी पॉइंट करते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं।
नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम्स, नेचर ऑफ हाइब्रिड, वो तो जो पॉइंट हमने क्या होता है रेजोनेंस का है, नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसके अंदर? इन अल्कोहल एंड फिनोल। तो देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3OH, ये बेंजीन हो गया, ये OH हो गया इसके अंदर। यहाँ जो कार्बन है इट इज अंडर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, चारों बॉन्ड बना रहे कार्बन, चारों बना रहे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो इसके अंदर 1 2 3 तीन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बना के कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जो s कैरेक्टर है ना वो कितना है? 25%, क्योंकि चारों ऑर्बिटल मिलकर कितना बनाएंगे? 100%, तो s कैरेक्टर कितना होगा? 25%। इसमें 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तो s ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 33%। और s कैरेक्टर किसी में जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जो कार्बन है ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी खींचता है। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर बताया, दूसरा पॉइंट आ रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का पॉइंट। तो हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर भी ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का गुण रखता है, जबकि इसके अंदर s कैरेक्टर कम हो गया तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं कर पाता, ये भी इसका कारण होता है। So these were some of the important points which affects the acidic nature of phenols or which makes phenols more acidic than alcohols. In the next lecture we will talk about phenols, effect of acidic strength of phenols with substituents.